OLE, the utopian world of online education. आइए हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है 5 grams of compound A reacts with 10 grams of compound B to produce a new compound C. What should be the mass of C according to the law of conservation of mass? So this is based on the law of conservation of mass. तो आइए समझते हैं पहले कि करेंगे कैसे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक कंपाउंड A है जो कंपाउंड B के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म दी कंपाउंड C। ठीक है, अब कंपाउंड A का मास दिया है 5 ग्राम्स, कंपाउंड B का मास दिया है 10 ग्राम्स। तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि कंपाउंड C का मास कितना होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। So just recall that law of conservation of mass says that mass of reactants is equals to the mass of product. This was the actual formula for the law of conservation of mass. ठीक है, वो क्या कहता है law of conservation of mass? Law of conservation of mass कहता है that in a chemical reaction the mass can neither be created nor destroyed, right? So that means mass of reactant will equal to be mass of product. So mass of reactant is if 15 grams, then the mass of product should also be 15 grams. That means that the mass of C is 15 grams. Okay? Okay. Now let's next jump to the another numerical. Okay. तो हमारा next question आज के numerical के लिए है when 4.2 grams of hydrogen carbonate, that is NaHCO3, is added to a solution of hydrochloric acid, that is HCl, weighing 10 grams, it is observed that 2.2 grams of carbon dioxide is released into the atmosphere and the residue left behind is found to weigh 12 grams. Sure, these observations are in agreement with the law of conservation of mass. एक बार फिर आपको याद दिला दूं that law of conservation of mass जो है वो कहता है that mass of reactants is equal to the mass of products. ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन से हैं। When 4.2 grams of sodium hydrogen carbonate is added to solution of hydrochloric acid, that means हमारा जो रिएक्टेंट है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl। तो और प्रोडक्ट क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस देयर इज सम रेसिड्यू, दैट इज आई हैव रिटन इट विद R। ठीक है, कुछ रेसिड्यू बचा है यहाँ पे। तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि 4.2 ग्राम्स, दैट मीन्स 4.2 ग्राम्स जो है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, HCl उन्होंने कहा है 10 ग्राम्स है। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 2.2 ग्राम्स है, प्लस जो हमारा रेसिड्यू है वो कितना है? वो 12 ग्राम्स है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होना चाहिए? दैट मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर हम देखें रिएक्टेंट साइड में, तो रिएक्टेंट साइड में हमारा 10 प्लस 4.2 दैट इज 14.2 ग्राम्स है। और अगर हम यहाँ देखें इक्वल है कि नहीं, 12 प्लस 2.2 इट इज 14.2 ग्राम्स है। तो यस, दिस गिवन स्टेटमेंट इज इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाई सो? क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, और अगर हम देखें तो यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बिल्कुल इक्वल है। तो ये इक्वेशन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। आइए समझते हैं एक और न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड। ओके, आइए हमारा जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो देखते हैं। दैट इज व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 5.85 grams of sodium chloride to produce 14.35 grams of silver chloride and 8.5 grams of sodium nitrate if the law of conservation of mass is true. That means कि हम ये मान के चल रहे हैं कि law of conservation of mass अगर true है तो ये बताइए कि सिल्वर नाइट्रेट कितना रिएक्ट करेगा 5.85 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड से, ताकि
14.35 grams of silver chloride और 8.5 grams of sodium nitrate react हो सके। चलिए एक बार और समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। तो इन सिंपल टर्म्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है दैट मास ऑफ रिएक्टेंट्स is equal to the mass of products. Mass of products, ठीक है। तो ये है हमारा सिंपल फॉर्मूला, ठीक। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं। हमारे रिएक्टेंट्स हैं सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, दैट इज AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है। और हमारे प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, दैट इज AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। अब सिल्वर नाइट्रेट का जो मास है वो दिया नहीं है, NaCl का मास दिया गया है, दैट इज 5.85 ग्राम। अगर हम ये मान लें according to the law of conservation of mass, mass of reactants is equal to the mass of products, that means कि mass of reactants है 5.85 grams plus the mass of silver nitrate जो कि हमें अभी पता नहीं है, यही हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड का मास दिया है 14.35 एंड सोडियम नाइट्रेट का दिया है 8.5। तो अगर हम इसको प्लस करें तो लेट अस टेक द मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एज x, सो x प्लस 5.85 इज इक्वल टू 14.35 प्लस 8.5, ठीक है। तो दैट मीन्स x प्लस 5.85 इज इक्वल टू 22.85, ओके। अब सिंपल हम ये करें तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम 5.85 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे इन द लेफ्ट हैंड साइड ये प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा। तो दैट इज 22.85 माइनस 5.85, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 17 ग्राम्स। दैट मीन्स जो हमें यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का मास चाहिए था, सिल्वर नाइट्रेट का जो मास है दैट शुड बी 17 ग्राम्स, ठीक है। तो द मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल बी 17 ग्राम्स इफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज कंसिडर्ड ट्रू, ठीक है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस पे। तो अब हमारा जो न्यूमेरिकल है वो देखते हैं क्या है। कॉपर ऑक्साइड वॉज प्रिपेयर्ड बाय 2 मेथड्स, मतलब कॉपर ऑक्साइड को 2 अलग अलग मेथड से प्रिपेयर किया गया। एक में 1.75 ग्राम्स ऑफ मेटल गेव 2.9 ग्राम्स ऑफ ऑक्साइड। इन द सेकेंड केस 1.14 ग्राम्स ऑफ मेटल गेव 1.43 grams of oxide. Show that the given data illustrates the law of constant proportions. So before doing this numerical, पहले मैं आपको एक बार और याद दिला दूं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या है, क्या कहता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए, किसी भी तरीके का केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 एलिमेंट चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने वाटर बनाया है, ठीक है, तो वाटर बनाने के लिए हमें कौन से 2 एलिमेंट लगे हैं, एक हमारा लगा है हाइड्रोजन और एक हमारा लगा है ऑक्सीजन। अब ये दोनों जब कंबाइंड होते हैं तो किसी रेशियो में कंबाइंड होते हैं, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइंड होते हैं। तो वाटर का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइनिंग रेशियो है वो है 1:8, विच इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डेफिनेट एंड नेवर चेंजेस, राइट। तो इसी के बेसिस पे हमें ये पता करना है कि ये जो गिवन डेटा है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। तो इस पूरे न्यूमेरिकल में हमें प्रूव क्या करना है, पूरे न्यूमेरिकल में हमें प्रूव करना है कि हमारा जो कॉपर ऑक्साइड बना है, ठीक है, वो फर्स्ट मेथड 2 मेथड से बना है, एक पहले और एक दूसरे मेथड से। तो अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ट्रू है तो चाहे पहले मेथड से बना हो या दूसरे मेथड से बना हो, जो इसका रेशियो होगा, कंबाइनिंग रेशियो जो भी होगा, वो दोनों ही मेथड में
सेम होगा। भाई जैसे वाटर था, मैंने आपको पिछली भी वीडियोस में ये चीज बताई थी कि अगर वाटर 1:8 के रेशियो से कंबाइन कर रहा है तो वो चाहे सी वाटर हो, चाहे रिवर वाटर हो, रेन वाटर हो, टैप वाटर हो, कोई भी वाटर हो, वो 1:8 के रेशियो से ही कंबाइन करेगा। सिमिलरली इन दिस न्यूमेरिकल अगर कॉपर ऑक्साइड बन रहा है दो अलग अलग मेथड से, तो कॉपर ऑक्साइड में जो दो एलिमेंट्स हमने लिए हैं कॉपर और ऑक्सीजन, इन दोनों का रेशियो भी जस्ट लाइक वाटर सेम ही होना चाहिए, राइट? तो यही चीज हमको प्रूव करनी है दो अलग अलग मेथड्स में कि कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो दोनों ही मेथड में सेम है, तभी हम ये मानेंगे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस सही है या ये गिवन डेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें निकालना है मास ऑफ कॉपर, हमें पता करना है, तो उसके लिए हम पहले निकालते हैं परसेंटेज ऑफ कॉपर। मतलब अगर हमने कॉपर ऑक्साइड बनाया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कुछ परसेंटेज कॉपर का रहा होगा और कुछ परसेंटेज ऑक्सीजन का होगा। तो हम फाइंड आउट करेंगे कॉपर की परसेंटेज। कैसे फाइंड आउट करेंगे कॉपर की परसेंटेज? मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्साइड। ये हम फर्स्ट केस का कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ये हम फर्स्ट केस के उसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें कि 1.7 ग्राम्स ऑफ मेटल गेव 2.9 ग्राम्स। ठीक है, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए इनटू 100 करेंगे। मास ऑफ कॉपर यहाँ पे दिया हुआ है 1.75 ग्राम्स और यहाँ पे दिया हुआ है मेटल 2.19 ग्राम्स, है ना। ये हमारा ऑक्साइड बना, इनटू हमने 100 कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो मास ऑफ कॉपर आ गया वो आ गया 79.9%। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 79.9%, दैट इज इक्विवेलेंट टू 80%। ठीक है, अब अगर हम, ये तो हो गया हमारा मास ऑफ कॉपर, अब अगर हम इसी से मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना चाहें, उसका परसेंटेज निकालना चाहें, तो कैसे निकालेंगे? 100 माइनस 79.9 इज इक्वल टू 20.1%, और वी कैन से इट इज इक्विवेलेंट टू 20%। ठीक है, सो इन द फर्स्ट केस हमने देखा कि अगर कॉपर ऑक्साइड बन रहा है पहले मेथड से, तो 80% कॉपर है और 20% जो है हमारा ऑक्सीजन है। अब देखते हैं सेकेंड केस में। सेकेंड केस में भी अगर अप्रोक्सीमेटली 80% कॉपर और 20% ऑक्सीजन होगा, तो ये डेटा जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को इलस्ट्रेट कर रहा होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अधीन होगा, उसको साबित कर रहा होगा। आइए देखते हैं सेकेंड मेथड में क्या होता है। चलिए आइए अब हम समझते हैं सेकेंड केस में जो है मास ऑफ कॉपर या कॉपर का जो परसेंटेज है वो हम कैसे निकालेंगे। इन द सेकेंड केस यहाँ पे जो मेटल है, हमें परसेंटेज ऑफ मास ऑफ कॉपर निकालना है ना, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ कॉपर। ठीक है, तो सेकेंड केस में हम ये देखेंगे, ये देखिए कितना मेटल दिया है 1.14। कैसे निकालेंगे? फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं, मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्साइड इनटू 100। ठीक है, तो सेकेंड केस में मास ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है? मास ऑफ कॉपर दिया है 1.14 और मास ऑफ ऑक्साइड कितना दिया है? 1.43 इंटू 100। तो अगर हम मास ऑफ कॉपर कैलकुलेट करें तो ये आता है 79.7%। ठीक है, और अगर हम इसका परसेंटेज कैलकुलेट करें ऑक्सीजन का, तो दैट विल बी 100 माइनस 79.7% और 79.7 दैट इज इक्वल टू 20.3%। अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें तो इट कैन बिकम 79.7% इज 80% एंड 20.3% इज राउंडेड ऑफ टू 20%। तो हमने देखा इन फर्स्ट केस कॉपर का जो परसेंटेज था, कंबाइनिंग परसेंटेज था, वो 80% था और ऑक्सीजन का कंबाइनिंग परसेंटेज कितना था? 20% था अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इन सेकेंड केस ऑल्सो कॉपर का जो कंबाइनिंग परसेंटेज था वो 80% था और ऑक्सीजन का कंबाइनिंग परसेंटेज 20% था। तो दोनों ही केस में, चाहे
एक तरीके से बनाया जाए या दूसरे तरीके से, चाहे एक मेथड से बनाया जाए या दूसरे मेथड से, दोनों ही मेथड में हम देख रहे हैं कि कॉपर और ऑक्सीजन का जो कंबाइनिंग परसेंटेज है, यानी कि जो कंबाइनिंग प्रोपोर्शन, कंबाइनिंग रेशियो है, वो दोनों ही मेथड्स में सेम है। इसलिए ये जो डेटा दिया गया है, दिस इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द न्यूमेरिकल सेशन. We're gonna start with a new topic in the new video. Till then, take care.